Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we are doing the chapter globalization and the Indian economy. Here we'll discuss about the rising competition. In this story, they have just tell us that रवि जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यंग एज का है, जिसकी एज शायद सिर्फ 30s में है। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतनी कम एज में, इतने शॉर्ट पीरियड में एज इंडस्ट्रियलिस्ट होने की वजह से उसको इतनी क्राइसिस फेस करनी पड़ेगी। रवि ने लोन लिया था बैंक से अपना बिजनेस स्टार्ट करना 1992 में हौजर में, एक इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु में, और वो कैपेसिटर्स बनाया करता था। कैपेसिटर्स जो होते हैं बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक यूज़ होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। और 3 साल के अंदर उसने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड कर लिया था, प्रोडक्शन को अपने, और उसके अंडर में 20 वर्कर्स वर्क कर रहे थे। अब उसकी जो स्ट्रगल थी टू रन हिज कंपनी तब स्टार्ट हुई जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए इम्पोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स पे एज़ पर इट्स एग्रीमेंट एट डब्ल्यू से जब एग्रीमेंट करा 2001 में, तो जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गए। अब जो उसके मेन क्लाइंट थे टेलीविज़न कंपनीज थी जो बाय कर रही थी डिफरेंट कंपोनेंट इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन। तो अब वो जो कैपेसिटर्स थे वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, तो बाहर से खरीद रही थी जो उनके अपने मतलब इसके कस्टमर थे रवि के, अब वो रवि से नहीं ले रहे थे। अब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन आया एमएनसी से, ब्रांड फोर्स द इंडियन टेलीविजन कंपनी टू मूव इन टू असेंबलिंग एक्टिविटीज़। तो अब जो इंडियन कंपनीज थी जो कि टेलीविजन वगैरह बना रही थी वो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर असेंबली शुरू कर दी उन्होंने एमएनसी के साथ मिलकर। इवन व्हेन सम ऑफ दैम बॉट कैपेसिटर्स, अब भी कुछ जो थे वो कैपेसिटर्स बॉट कर रहे थे, तो वो कौन सी कैपेसिटर्स परचेज कर रहे थे, खरीद रहे थे जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, क्योंकि उनका जो प्राइस था वो बिल्कुल आधा प्राइस था रवि के प्राइस से। अब रवि को जो है अपनी प्रोडक्शन कम करना पड़ा, उसने अपने कैपेसिटर्स की प्रोडक्शन आधी कर दी, और अब उसने वर्कर्स भी अपने हटा दिए, सिर्फ 7 वर्कर्स ही रखे। और बहुत से जो रवि की फ्रेंड्स थे जो इस बिज़नेस में थे हैदराबाद और चेन्नई में, उन्होंने तो अपने यूनिटी क्लोज कर दी। तो आपने देखा कितना ज़्यादा लॉस हुआ रवि और रवि जैसे लोगों को ये ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज कंपटीशन की वजह से। और ऐसे ही बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉय, टायर, डेयरी प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सारे एग्जांपल हैं उन इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कंपटीशन की वजह से, और कितने यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, वर्कर्स जॉबलेस हो गए हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में उन मतलब लार्जेस्ट नंबर जिसमें थे वो सारे के सारे मतलब प्रॉब्लम फेस करी काफ़ी लोगों ने। अब कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट की सर्टेनिटी थी वो भी कम हो गई। कैसे? ग्लोबलाइजेशन और जो कंपटीशन का प्रेशर था उसने जो है एकदम से लाइफ चेंज कर दी वर्कर्स की। अब क्योंकि फेस का ग्रोइंग कंपटीशन, तो एम्प्लॉयर्स ने क्या करा, जब कंपटीशन हुआ तो उन्होंने कहा भैया वर्कर्स को तो हम एम्प्लॉय करेंगे बट फ्लेक्सिबली करेंगे। मतलब वर्कर्स की जॉब है अब क्या हुई, सिक्योर नहीं रही। कैसे सिक्योर नहीं रही ये देखते हैं हम। लार्ज एमएनसी इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब जो बड़ी सी एमएनसी थी यूरोप और अमेरिका की, वो अपने प्रोडक्ट किससे बनवाती थी, इंडिया से। अब क्यों बनवाती थी, क्योंकि एमएनसी ये चाहती थी, ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती थी जहाँ से उसको चीपेस्ट गुड मिल सके और प्रॉफिट बढ़ सके। अब इंडिया को क्या चाहिए था, काम, तो इंडिया को चाहिए थे लार्ज ऑर्डर्स। तो इंडियन जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने पूरी कोशिश करी, अपनी कॉस्ट तक कम कर दी उन्होंने और ऑर्डर ले लिया। अब क्या, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो रिड्यूस कर नहीं सकती है एक्सपोर्टर, तो उन्होंने क्या करा कि लेबर कॉस्ट कम कर दें। अब लेबर कॉस्ट कैसे कम करेंगे कि भाई जो लेबर को पैसा दे रहे हैं वो नहीं दें। कैसे नहीं देंगे कि लेबर को एम्प्लॉय उतना ही करें, उतना ही उनको टाइम के लिए काम दें जितना टाइम काम है। ये नहीं कि उनको पूरे साल भर के लिए भाई कर लिया एम्प्लॉय और फिर उनको सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट कहाँ से देगी कंपनी जब पैसे नहीं है। और पहले क्या होता था फैक्ट्रीज़ में, जो वर्कर एम्प्लॉय होते थे पहले तो परमानेंट बेसिस पे होते थे, और अब जो है टेम्पररी बेसिस पे होंगे, तो सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर फॉर द होल ईयर। इससे क्या होगा, टेम्पररी बेसिस पे आपको उन्हें पूरे साल पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वर्कर्स जो है उनको ज़्यादा घंटों काम करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ेगा। और जो है कब रेगुलर बेसिस पे पीक सीज़न, जब पीक सीज़न होगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और वेजेस उनकी कम हैं, और वर्कर्स को फोर्स कर जाता है कि वो ओवर टाइम करें तभी उनको जो है गुजारा पूरा हो पाएगा। वाइल दिस कॉम्पिटिशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर्स अलाउड द एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट, वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट थ्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। कह रहे हैं कॉम्पिटिशन की वजह से गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एमएनसी को तो ये मौका दे दिया कि प्रॉफिट बनाएं वो अपना,
पर वर्कर्स को जो है ग्लोबलाइजेशन का पूरा शेयर नहीं मिला, या उनका जो है कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है एक स्टोरी दी है गारमेंट वर्कर की, कि सुशीला एक 35 ईयर्स की लेडी है जो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करती थी दिल्ली की। अब वो एज अ परमानेंट वर्कर काम करती थी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम का डबल मिलता था वहाँ पे। पर कब तक मिलता था? पहले। उसके बाद जब 1990 में सुशीला की फैक्ट्री क्लोज हो गई, अब उसको दूसरी जॉब सर्च करनी थी, तो 6 मंथ तक वो सर्च करती रही। फाइनली उसको 30 किलोमीटर दूर एक जॉब मिल गई 6 महीने बाद, जहाँ से वो रहती थी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर थी। अब वहाँ पे वो फैक्ट्री में वर्क कर रही है सेवरल ईयर से। अब टेम्प्ररी वर्कर है अभी भी वो वहाँ पे, और जो उसकी अर्निंग वो बिल्कुल आधी हो चुकी है पहले जितना अर्न करती थी उससे। और सुशीला अपना घर जो है सुबह 7:30 बजे छोड़ती है और रात को 10 बजे आती है। कितना काम कर रही हो। और अगर जिस दिन वो छुट्टी कर लेगी उस दिन के उसे पैसे नहीं मिलेंगे, और उसे कोई और बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है जो उसे पहले मिला करते थे। और जो फैक्ट्रीज पास में हैं तो वहाँ पे ऑर्डर्स बहुत फ्लक्चुएटिंग है, यानी काम वहाँ इतना होता नहीं है, और जो पैसे हैं वो भी कम दिए जाते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब्ड अबव have become common to many industrial unit and services in India। कह रहे हैं ये जो कंडीशन है वर्क की और वर्कर्स जो मुसीबत फेस कर रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं, तो जो बताएगी आपको ये कॉमन हो चुकी है इंडस्ट्रियल यूनिट और सर्विसेज जो है इंडिया के वहाँ पर। और बहुत से वर्कर्स जो हैं आज देखा जाए तो एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मोर ओवर इंक्रीजिंग द कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की भी कंडीशन थी वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी होती जा रही हैं। और जो वर्कर थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में सुशीला जैसे, अब उनको प्रोटेक्शन और बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नाउ लास्ट इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। की क्या स्ट्रगल है फेयर ग्लोबलाइजेशन की? The above evidences indicate that not everyone has benefited from globalization। ये हम पता चल चुका है कि सारे लोगों को तो बेनिफिट मिला नहीं है इसका, बस उन लोगों को मिला है जिनके पास एजुकेशन थी, स्किल थी या बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया है। बाकी अगर हम दूसरे हाथ पे देखें जो ज़्यादातर पीपल हैं उन्होंने इस बेनिफिट को शेयर नहीं करा है। और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है मतलब वो अब रियलिटी बन चुका है। अब ग्लोबलाइजेशन हम हटा तो सकते नहीं, आपको ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर बनाया जाएगा। और फेयर ग्लोबलाइजेशन कब क्रिएट होगा? जब सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलेंगी और इस चीज़ की इंश्योरिटी होगी कि बेनिफिट जो है वो इक्वली शेयर हो। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन द मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पॉलिसीज़ ऐसी बना सकती है जो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट को, सबके इंटरेस्ट को, सिर्फ अमीरों के इंटरेस्ट को नहीं, बाकी जितने भी लोग कंट्री के सबके इंटरेस्ट को। यू हैव रीड अबाउट द सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। आपने बहुत से स्टेप्स के बारे में पढ़ा होगा जो गवर्नमेंट ले सकती है, जैसे कि वो जो है गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर कर सकती है कि भाई लेबर लॉस बने ढंग से और प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी हुए और वर्कर्स को उनके राइट्स जो हैं वो मिल सकें। और सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर को कि इम्प्रूव कर सकें अपनी परफॉर्मेंस तब तक जब तक वो मतलब इतने पावरफुल हो जाए, कंप्लीट करने लायक नहीं हो जाए या उनकी ग्रोथ नहीं हो जाए। और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाए कुछ चीज़ों में अगर ज़रूरत पड़े तो, और नेगोशिएट करे, WTO के साथ बात करें कि रूल जो है फेयर हों। और ये जुड़ सकती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका इंटरेस्ट सिमिलर है, और ये लोग लड़ाई कर सकते हैं जो उनके साथ डोमिनेशन हो रहा है, जो डोमिनेशन डेवलप कंट्रीज़ कर रही हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। और लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा है कि बहुत सी कैंपेन्स और जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उनसे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है WTO के डिसीजंस के ऊपर। दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और इससे में यही पता चलता है कि लोग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्ट्रगल में, और फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए जो हैं अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब मैं इस चैप्टर को समअप करती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियसली हमने देखा अभी ग्लोबलाइजेशन का कैसा फेज़ है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है, कंट्रीज़ जुड़ रही हैं तेज़ी से। दिस इज़ हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये किसके थ्रू हुआ है कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ आया। और MNC बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा MNC जो हैं वो देख रही हैं, लोकेशन ढूंढ रही हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो कि सस्ती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। और एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज। और प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइज्ड हुआ है कॉम्प्लेक्स वेज यानी डिफरेंट तरीक़ों से।
टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। और भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा है कि जो ऑर्गेनाइज करा है प्रोडक्शन को पूरी कंट्रीज़ में। और इसके साथ साथ लिबरलाइजेशन जो हुआ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, उसकी वजह से फैसिलिटी मिली। ग्लोबलाइजेशन ने जो है अपने बैरियर्स को जो रिमूव करा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के, और इंटरनेशनल लेवल पे WTO ने जो है प्रेशर डाला डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि वो भी लिबरलाइज कर दें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। और जैसे कि कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हुआ है वेल ऑफ कंज्यूमर को हुआ है, उसके साथ साथ उन प्रोड्यूसर्स को भी हुआ है जिनके पास स्किल एजुकेशन और वेल्थ थी। और बहुत से स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स जो थे उन्होंने सफ़र भी करा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि राइजिंग कॉम्पिटिशन था वहाँ पे। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर होगा कह रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज सबके लिए आएंगी, और इस चीज़ की भी श्योरिटी होगी कि बेनिफिट जो है वो इक्वली शेयर हो ग्लोबलाइजेशन में। तो इसके लिए हमें फेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं आपको के साथ इसके जो मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। और प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड विल मीट with new chapter. Till then, take care. Thank you.